नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज दो इशू पे डिस्कशन करेंगे। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लाइमेट चेंज लेकर है और एक वुमेन सेफ्टी को लेकर है। महिला अमरावती मॉडल देश में दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा मॉडल बना कि 65,000 करोड़ के लागत से पूरी सिटी को, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी प्रशासनिक, उसी को एक ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल किया। दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। तो अपने एक रिलेटेड पेपर है जो भारतीय समाज में जो क्लाइमेट, अर्थव्यवस्था, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण मुद्दे और ऐसे के अंदर विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, ऊर्जा, टिकाऊ समझा है। इसके अंदर बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे ताकि राजस्थान का भी एग्जाम्पल आएगा और बहुत सारे विषयों में अनोखा पहल की गई है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसी के बारे में अपन अच्छे से समझेंगे और क्लाइमेट बेसिक के बारे में बात करेंगे। दूसरा एडिटोरियल आर्टिकल है कामकाजी स्त्रियों महिला सुरक्षित को लेकर है। जो यौन उत्पीड़न महिला हो रही है, वहाँ पे जो अधिक काम वर्क फोर्स काम करती है, वहाँ पे आज भी महिला सुरक्षित फेस नहीं करती। जबकि अपन लैंगिक समानता की और बातें करते हैं, है ना, एसडीजी गोल के लक्ष्य को पूरा करने की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी अपन ज़मीनी स्तर पे देखे जाए तो बहुत फेस करना पड़ता है वुमेन सेफ्टी को पब्लिक फेस पे। तो देखो, जीएस पेपर 1 में है भारतीय समाज सामाजिक मुद्दा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, और पेपर 1 में है विधि के तहत हैं जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी है, और ऐसे के अंदर आपको पता ही है शासन नीतियाँ, महिला सुरक्षा संबंधी योजना, कानून के संबंधी आए तो इस तरह बातें लिखेंगे। अपन चलते हैं अमरावती मॉडल। अभी हाल ही देश में क्या है कि देखो, ये अमरावती जो मॉडल आया है, ये क्या करे, अमरावती मॉडल अनोखा क्यों कि 2050 तक 2700 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। तो उससे पहले इन्होंने 30% सौर पवन ऊर्जा 65,000 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट लाया। पूरी जो सिटी है अमरावती, नई प्रशासन नीति, उसको पूरा ग्रीन प्रोजेक्ट में रूप में डेवलप किया। घरों के छतों के ऊपर है, मॉडल दुकानों के ऊपर, पूरा देखने लायक बता रहा है कि अमरावती मॉडल ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए एक अनोखा पहल किया है, जिसको लेकर अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धूप इतनी पड़ रही है, तो उसी को लेकर बिजली उत्पादन खर्च को कम किया जा सकता है। तो उसी के प्रोजेक्ट में ये काम चल रहा है। ग्रीन बिल्डिंग, जल संरक्षण, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब भी कोई क्लाइमेट की बात हो ना, तो इस तरह बात कर लो ताकि कौन कौन से पार्ट होते हैं, घटक होते हैं। ग्रीन बिल्डिंग बनाना, कोई भी बिल्डिंग हो उनके आसपास पेड़ पौधे लगाना, वाटर कंजर्वेशन, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा यूज़ किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। जो पेट्रोलियम जो व्हीकल है उनको कम से कम मिनिमाइज किया जाए। डिजिटल गवर्नेंस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा घरों से वाहन बाहर नहीं निकले, डिजिटल घर बैठे काम हो जाए या ऑफिस से काम हो जाए, ताकि सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं फैले। नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता, तकनीकें। पब्लिक कोई भी काम होता है ना, पब्लिक जो जब ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है ना, तो उससे ज़्यादा अपना काम होता है। नहीं तो अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है ना, तो गवर्नमेंट या कोई भी निजी कंपनी हो, इतना काम आसानी से नहीं कर, रूल रेगुलेशन फॉलो करवाना, उसके लिए अलग से व्यवस्था करना। तो अगर पब्लिक ही पार्टिसिपेट खुद ले लेते तो वो रूल रेगुलेशन खुद मानती है। अपन आगे चलते हैं। उससे पहले अपन अमरावती मॉडल की देखा कि भाई क्या मॉडल है। ये पूरी ग्रीन बिल्डिंग, रिसाइक्लिंग प्रोजेक्ट है ना, वाटर कंजर्वेशन, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिजिटल गवर्नेंस के रूप में तब्दील किया है। नागरिक की भागीदारी ज़्यादा बढ़ी है वहाँ पे, पारदर्शिता, तकनीकी जैसे लोगों को बढ़ा। अपन पढ़ते हैं कि भारत के भी क्लाइमेट चेंज है, उसके संदर्भ भारतीय क्या स्थिति। देखो, क्लाइमेट चेंज जो अभी भारत का पेरिस के एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, पेरिस का एग्रीमेंट हुआ था, उस समय क्या था, 2015 में हुआ था। उस समय सभी देशों ने मिलकर एक बाध्यकारी एग्रीमेंट बनाया था। क्या बनाया था कि 1 से 5 डिग्री सेंटीमीटर तक तो सीमित रखना है कार्बन उत्सर्जन को, है ना, औद्योगिक क्षेत्र में। लेकिन कोशिश करनी है 2 से ऊपर, 1 तक तो सीमित रखना, 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसी के दिशा निर्देश में भारत के राज्य हैं, जो भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट को लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी राज्यों ने मिलकर ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में, या राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, सभी नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट भारत के द्वारा लक्ष्य पूरा करने के लिए बातें की, उनको पूरा करने के लिए। अब दुनिया में सबसे तेज वृद्धि 1.5 डिग्री है ना, क्या है, 1.5 से डिग्री के ऊपर नहीं जाना। ये तो कह रहे हैं 2 से डिग्री तक तो आपको रखना ही है कम से कम, लेकिन 1 से 5 ही कोशिश करो ऊपर ना जाए टेम्परेचर, कार्बन उत्सर्जन जो टेम्परेचर है ना, 46 डिग्री से नीचे रखना। क्या तापमान, टेम्परेचर याद रखना। ये पेरिस समझौता के अनुसार सभी देशों ने लगभग प्रभाव कम करने के लिए कार्य किया है। उसी के सिलसिले में अपन ग्लासगो में 26 जो कोप हुआ है, उसमें पंचामृत जैसे योजना को अपन भारत में लागू की गई है ना। तो क्योंकि कि पेरिस एग्रीमेंट को अभी तक पूरा करने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन सभी देश एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं।
जब क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आती है उसमें 10वां स्थान है किसका, भारत का। क्लाइमेट में जो रिपोर्ट आती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत ने इस सूचकांक को 10वां स्थान प्राप्त किया है। डेनमार्क पहला है, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे जैसे उसके बाद है। अपन अब पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या है हिस्टोरिकल। देखो क्लाइमेट चेंज की भी वर्तमान की स्थिति 2024 की बात की जाए ना, तो भारत में कार्बन उत्सर्जन 4.6% की वृद्धि हुई, जबकि पेरिस क्लाइमेट आपको क्या बोलता है 2% या 1.5% से सीमित ही रखना। कोशिश तो आपको 2 सीमित 1.5 की करनी है। अगर आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, इनोवेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का भाव विकासशील देशों के पास, तो 2 से ऊपर नहीं जाए। तो कहना है तो कितना गया, 4.6% वृद्धि हुई है किसकी, कार्बन उत्सर्जन को लेकर। क्यों हुई, क्योंकि देखो क्यों हुई, कारण देखो पहला, एक तो गर्मी बहुत बढ़ी, ठीक है, कोयला उस निर्भरता की बढ़ी, स्टील सीमेंट उत्पादन तेजी हुआ, है ना, कमजोर मानसून कारण जल विद्युत उत्पादन, तो ये कोयला है, सीमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, कमजोर मानसून के कारण क्या हुआ भाई, उत्पादन में कमी आई जल विद्युत में, तो जिससे कोयला बिजली उत्पादन की आवश्यकता बढ़ी, है ना। तो अपन ये याद रखें 4.6% वृद्धि हुई कब, 2024 में किसमें वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में। अब आगे चलते हैं भाई, वैश्विक परिवेशन की बात की जाए ना, तो आईईए की रिपोर्ट के अनुसार ये बताता है कि 8% वैश्विक उत्सर्जन लगभग यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए भारत ने पैदा किया है। यूरोपीय संघ से भी भारत कार्बन उत्सर्जन मामले में आगे जा रहा है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत की बात की जाए तो 2 टन कितना, 2 टन, मतलब वैश्विक 4.6 टन से भी काफ़ी कम है। मतलब वैश्विक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो वैश्विक उत्सर्जन के मामले में भारत कम है काफ़ी, वैश्विक के 4.6, भारत की 2 टन है। अब उत्सर्जन ऊर्जा के क्षेत्र में भूमिका बात की जाए, जैसे मान लो कोयला 4.6 है, तो कोयले में कितना है याद रखना 4.5, तेल ने कितना कार्बन उत्सर्जन योगदान दिया 3.6, प्राकृतिक गैस ने 11.8 और सीमेंट ने 4%, ये मिला के पूरा हुआ कौन सा 4.6%। अब ऊर्जा के क्षेत्र की बात कर दी जाए तो कोयले पर निर्भरता 2023 के अनुसार बिजली के उत्पादन का हिस्सेदारी लगभग 75% बढ़ रही, कितनी, कोयला के उत्पादन की हिस्सेदारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 75% बिजली कोयला के आधार पर भी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी कूलर सभी चल रहे थे, है ना, जिससे बिजली क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के 1.8 बिलियन तक पहुंच गए, पिछले वर्ष की तुलना में 8.6% अधिक है। तो मोटे मोटी बात है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के पीछे कारण है, एक तो है कोयले पर उस निर्भरता, है ना, बिजली जो कोयला है 75% बड़ी, अधिक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्योंकि खपत हो ही पूरी पड़ता, नवीनीकरण ऊर्जा अभी तक शुरुआत हो रही है, तो समय के साथ साथ अभी तक इनकी डिमांड बढ़ रही है। स्टील सीमेंट उत्पादन में तेजी आई, सही बात है, कमजोर मानसून कारण जल विद्युत उत्पादन कमी हुई, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन में आवश्यकता बढ़ी। तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना। अब आगे चलते हैं कि भारत ने भी इनको रोकने के लिए क्या उपाय किए, भारत ने भी क्या उपाय किए। तो भारत ने को जलवायु नेट जीरो 2070 तक, है ना, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक का लक्ष्य कितना रहेगा, 33 से 35% की कमी करना। 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन को क्षमता को बढ़ावा देना। ये सब किसमें है, पंचामृत लक्ष्य के अंदर, याद रखना, जो ग्लासगो COP26 हुआ था उसी के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं कि शुरुआत 2015 में तो देखी, लेकिन उसकी बेसिक बात करते हैं। बेसिक क्या, बेसिक पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल पढ़ते कब आया ये। देखो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी ना, आपको क्लाइमेट चेंज की पहली बात कर रहे थे तो 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में स्टॉकहोम में। कब हुई थी, स्टॉकहोम के अंदर, याद रखना ये बात, है ना, जहाँ पहला वैश्विक पर्यावरण बोलते हैं। स्टॉकहोम को कौन सा बोलते हैं, पहला वैश्विक पर्यावरण बोलते हैं, याद रखना ये बात, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये थीम थी ओनली वन अर्थ थीम है, याद रखना ये बात मोटी मोटी। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इनिशिएटिव चलाया था वो है 1972 में, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन नाम से जाना जाता है। ओनली वन अर्थ के रूप में पृथ्वी को संरक्षण करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है 1988 के अंदर IPCC रिपोर्ट हमेशा आती है, उनका एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, और एक है WTO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर ये बनाया है, याद रखना। फिर उसके बाद 1992 में आता है। 1992 में क्या आता है, रियो अर्थ समिट, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। रियो अर्थ समिट कब आया था, 1992 में। और इसकी उपलब्धि क्या होती है, UNFC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के द्वारा कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये हस्ताक्षर हुए थे सब, ठीक है ना, रियो अर्थ समिट से। और सतत विकास लक्ष्य लाए, 3 इसमें बातें लिखनी है। एक तो सतत विकास की अवधारणा पेश की, एजेंडा 21, याद है ना एजेंडा 21, और सतत विकास जो अवधारणा है वैश्विक पर्यटन, और UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किए। अब 1992 के बाद क्या आता है, 1997 क्लाइमेट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये याद रखना, क्वेश्चन आपके 2 नंबर कुछ भी बन सकता है। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल पहली बाध्यकारी संधि थी, ये विश्व में जलवायु परिवर्तन बढ़ाने की पहली बाध्यकारी थी, याद रखना। उससे पहले कोई भी 1972, 1988, 1992 रियो अर्थ में कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मतलब कंपल्सरी नहीं थी। ये पहली बाध्यकारी है, क्या है, बाध्यकारी, याद रखना। ये विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी जिम्मेदारी बताई, क्या कानूनी, कब है, 2008 से 2012 के लक्ष्य के रूप में, लक्ष्य की अवधि है क्योटो प्रोटोकॉल। भारत सहित विकासशील देशों ने इससे बाध्यकारी, भारत ने नहीं बनाया था इसका। अब 2000 पेरिस का अपन पढ़ लेते 2000 पेरिस, और ग्लासगो 21 पढ़ लेते। देखो पेरिस क्या था, पेरिस में इतिहासी लगभग सभी देशों ने, एक तो पहला पॉइंट याद रखना क्या था, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से कम किया गया। दूसरा, भारत ने NDC जो प्रश्न आया था पिछली बार, आपको पता हो क्लाइमेट चेंज को लेकर यूपीएससी RS ने प्रश्न पूछा था ये, जिसमें लक्ष्य लिखना था 33% से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करना, है ना, ये सब लक्ष्य था। भारत का योगदान कितना है, 33.35% तीव्रता और 40% गैर जीवाश्म स्रोतों को कम करना, किसके अंदर, 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के रूप में। अब आगे चलते हैं, ग्लासगो COP26 हुआ है 2000, है ना, उसके संदर्भ में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ये कहता है धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, लेकिन पंचामृत जो अपना पंचामृत लक्ष्य है, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था पंचामृत लक्ष्य, आप वापस रिवीजन कर लेते हैं। पंचामृत लक्ष्य नवीनीकरण ऊर्जा को क्षेत्र में 500 गीगावाट क्षमता गैर जीवाश्म बढ़ाना, ठीक है, 45% कार्बन उत्सर्जन कम करना, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करना, है ना, 50% जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देना। तो ये क्या है, ये इनके लक्ष्य है, किसके, पंचामृत नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, आपको याद रखना मोटा मोटा। अब आगे चलते हैं कि इसकी और वैश्विक पहले कौन कौन सी चलाई जा रही है ना क्लाइमेट रोकने के लिए, जैसे ISA, भारत और फ्रांस ने दोनों मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एग्रीमेंट बनाया 2015 पेरिस एग्रीमेंट के तहत। दूसरा, मिशन इनोवेशन चलाया, ये क्या करता है, स्वस्थ ऊर्जा नवाचार वैश्विक सहयोग करता है, मिशन इनोवेशन, याद रखना। एक है CAT, ये क्या करता है, क्लाइमेट एक्शन और ट्रैकर, दोनों देशों की जलवायु प्रतिबद्धता को निगरानी रखना। तो आपको देखो ISA याद रखना, सोलर अलायंस, मिशन इनोवेशन, और CAT मतलब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के देशों की जलवायु प्रतिबद्धता को निगरानी रखना, ठीक है ना, आप याद रखना ये मोटा मोटा। और भारत के द्वारा और चलाई गई वो क्या नाम है, वन विश्व के दर चलाई है, विश्व के ऊपर में ये भी चलाई जा रही है, 1 O, याद रखना ये बात, 2 तो वो हो गए, एक और याद रख दो, OSOWOG, याद रखना, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। ये वैश्विक के भारत और UK ने मिलकर ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव लिया गया है, किसने, भारत और UK, ब्रिटेन ने, दोनों ने मिलकर लिया गया, OS 1 सन 1 ग्रिड 1 क्या है, 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये मिलके इनिशिएटिव लिया भारत और ब्रिटेन ने, जो जिसकी वैश्विक सौर ऊर्जा ग्रिड को स्थापित किया जाएगा। तो ये मोटी मोटी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बैकग्राउंड पड़ा अपन। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन आगे। अक्षय ऊर्जा के प्रयास में, अक्षय ऊर्जा की दिशा में लगातार राजस्थान का उदाहरण देखा जाए तो राजस्थान में अभी अक्षय ऊर्जा की बात की जाए, कब, राजस्थान में, तो 43 पॉइंट के आसपास राजस्थान की बिजली खपत अभी वर्तमान में है। कितनी है कुल क्षमता अक्षय ऊर्जा के मामले राजस्थान में, बताओ, 43.5 गीगावाट, ठीक है ना, याद रखना। जो अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा, कुल ऊर्जा का 70% नवीनीकरण ऊर्जा भारत अभी राजस्थान योगदान दे रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा के मामले जो 43.5 है, उनमें से देखो 24.55 गीगावाट किसकी है, सौर ऊर्जा की, ठीक है ना, 5.2 किसकी है, पवन ऊर्जा की, राजस्थान में क्षमता है, ठीक है। राजस्थान वर्तमान की स्थिति अभी 0.75 किसकी गीगावाट है, बायोमास हाइड्रोजन, जिसकी कुल ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र मिला कितना हुआ है,
5 गीगावाट राज्य कुल विद्युत उत्पादन का 70% उत्पादन नवीनीकरण स्रोतों से हो रहा है। तो आपको ये राजस्थान के संदर्भ में याद रखनी। और राजस्थान का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा के रूप में 2030 तक कितना 2030 तक कितना है 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से 90 गीगावाट, देखो 90 गीगावाट तो सौर, ठीक है, 25 गीगावाट है पवन, और हाइब्रिड है 10 गीगावाट, और हाइब्रिड 10 उस पंप स्टोरेज बैटरी और एनर्जी स्टॉल शामिल भी हैं इसमें। राष्ट्रीय योगदान की अक्षय ऊर्जा के लोग भारत का कितना है 500 गीगावाट, और राजस्थान का कितना है 125 गीगावाट। तो आपको ये दोनों भारत और राज्य के दोनों याद रखना। और आगे चलते हैं अपन एडिटोरियल डिस्कशन में क्या बोलते हैं। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा 43.5 के कुल नवीनीकरण ऊर्जा 30.5 समथिंग ऊर्जा उत्पादन सौर, पवन और हाइब्रिड मिलके, तो जिसमें से अक्षय ऊर्जा की दिशा लगातार भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी पावर सोलर पावर राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादन है। जयपुर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रैपिंग, जल प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट जयपुर में, जोधपुर जैसलमेर पवन ऊर्जा में सबसे अग्रणी राज्य हैं। अब जलवायु परिवर्तन अमरावती मॉडल के साथ साथ और भी राज्य चल रहे हैं, जैसे गुजरात में क्या बोले गिफ्ट सिटी लाई, क्या गिफ्ट सिटी गांधीनगर, भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो ऊर्जा की दक्षता का जल वाटर रिसाइकलिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 3 करोड़ पेड़ लगाया। और कच्छ में चौर और पवन ऊर्जा का संयंत्र चल रहा है अभी कच्छ में। तो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे बहुत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्मार्ट अमरावती की तरह वहाँ पर भी लॉन्च किया गया है, वहाँ कार्य चल रहा है और प्रगति पर है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा है। तो आपको अगर मान लो जलवायु क्राइमेट भारत ने कौन से स्टेप उठाए, तो इन राज्यों का भी उदाहरण दो। राजस्थान, गुजरात, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी मॉडल है। तमिलनाडु में कामथू सोलर पार्क विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो जिससे आपका आंसर का वैल्यू और ज़्यादा खुलेगा। और आंसर अभी क्या है, कॉपी पहले की तरह कॉपी बहुत बड़ी आती है, लिखने वाला सही है। अब अन्य प्रयास, घरों की सतहों पर और भी प्रयास हो रहे हैं। स्थानीय पीपल कनेक्टिविटी, अमरावती में अगर पीपल कनेक्टिविटी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में भागीदारी नहीं करते तो सक्सेस होना कठिन था ना। उसी तरह राजस्थान में भी अपने गुजरात में भी घरों के सतहों पर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को सोलर पैनल दिया गया है ना, प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहर पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी चलाने का प्रयास है। अमरावती की मामला अनूठा है क्योंकि समग्र रूप से एनर्जी उत्पादन। देखो अपने बेसिक क्लाइमेट के बारे में बात की पूरी है ना। क्लाइमेट राजस्थान का अक्षय ऊर्जा में क्या मामला है, 125 गीगावाट है और 500 गीगावाट राष्ट्रीय स्तर पर है। और अक्षय ऊर्जा क्लाइमेट बेसिक क्या है, और पहली बार 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन क्लाइमेट चेंज, फिर रियो अर्थ समिट आया है ना। पूरा अपन पेरिस क्लाइमेट पंचावर्त लक्ष्य भी पढ़ा। तो इसी तरह अपन फैक्ट के आधार पर पूरा पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो और एग्जांपल है विश्व के, सिंगापुर स्मार्ट सिटी याद रखना, विश्व का भी एग्जांपल। सिंगापुर, कोपेनहेगन, मासादार सिटी यूएई में, और माल्डो स्वीडन, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। ये एडिटोरियल डिस्कशन में है, सारी बातें इसलिए लिखना है। वाटर कंजर्वेशन, रिसाइक्लिंग है ना, ग्रीन बिल्डिंग। कोपेनहेगन जो डेनमार्क है 2025 कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। मासदार सिटी पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा आधारित सिटी है, याद रखना। ये यूए की मासदार सिटी है, पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड है। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया और माल्मो स्वीडन ग्रीन एनर्जी टिकाऊ शहरी का। तो आपको ये मोटा मोटा विश्व के एग्जाम्पल, भारत के एग्जाम्पल, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को एग्जाम्पल याद रखना। अब आगे चलते हैं कि महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में आर्टिकल है जो यौन उत्पीड़न जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उन्हीं के संदर्भ में ये लिखा गया है। अपन पढ़ते हैं कि यौन उत्पीड़न के मामले में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। कामकाजी स्त्रियों के मामले में महिला सुरक्षा का महत्व, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है कि महिला की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुरक्षित वातावरण बिना महिला अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता है, बात भी सही है। सरकारी प्रयास बहुत चलाए गए हैं महिला सुरक्षा के लिए। महिला हेल्पलाइन है ना, पिंक बूथ, महिला थाने, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर समिति जैसे पहले की शुरू की। महिला पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा, जो कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न रोकने के लिए। देखो ये जो बातें हैं ना, ये जो पिंक बूथ और सखी बूथ, इसका मतलब क्या पता है आपको? ये जो पिंक बूथ है ना, ये पिंक बूथ और एक है सखी बूथ जो राजस्थान में, ये आमतौर पर महिलाओं के लिए पर्सनल यूज होता है। जैसे मान लो कोई स्कूल है, अब इसमें पुरुष को एक भी नहीं रहेगा, सारी महिला रहेगी। वोटिंग कराने वाली, मतदान देने वाली,
और पुलिस भी महिला ही रहेंगी, ठीक है ना। तो उसी तरह ये मतदान को बढ़ावा देने के लिए और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पिंक बूथ और सखी बूथ राजस्थान MP में ये लागू किया गया था। याद रखना, ये लोकसभा चुनाव में सखी बूथ और पिंक बूथ राजस्थान में भी चालू किया था, महिला सशक्तिकरण बढ़ावा देने के लिए और महिला को मतदान को बढ़ावा देने के लिए और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। ये बात तीनों याद रखना, पिंक बूथ और सखी बूथ याद रखना। और बाकी हेल्पलाइन नंबर, CCTV कैमरा लगाना, ये महिला सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए कार्य है। अपन और पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय NCBR की डाटा का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? NCRB का डाटा पढ़ते हैं। NCRB डाटा के अनुसार राजस्थान 2022 की बात करें तो 5399 जो बलात्कार हुए थे, उनमें से सबसे मामलों में देश में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए थे। 2022 की बात है ये। उनमें से 5131 मामले आरोपी पीड़िता के जानते थे, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी निकले। 5339 में से तो इसके बलात्कार मामला है, लेकिन 5131 मामले तो उनके परिवार, रिश्ते, जो रिलेटिव वालों ने सबसे ज़्यादा उसका यौन शोषण किया है। इसी के संदर्भ में एक और है कि राजस्थान विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार, कब राजस्थान के जो आंकड़े हैं जो प्रस्तुत करते बजट में, उस आंकड़े उस समय विधानसभा में, तब आंकड़े आए थे 21 से लेकर कब लाया था 21 से लेकर 24 तक पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के तहत 14,731 यौन अपराधों के मामले में जयपुर इनमें से सबसे आगे था। 14,000 जो पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला आए थे, यौन अपराधी के मामले, उनमें से 982 अकेले जयपुर के थे, है ना। तो उसी के संदर्भ में ये बात की जा रही है कि भाई महिला सशक्तिकरण अभी बातें की है, लेकिन अभी तक इतना प्रयास देखने को नहीं मिला। अब आगे चलते हैं कि समाज की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि सी बॉक्स जो कंप्लेंट है, उसी पे आर्टिकल है ये। सी बॉक्स क्या होता है? ये आपके 2 नंबर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर की सी बॉक्स हैं। ये क्या है? ये एक महिला शिकायत की, यौन उत्पीड़न महिला होती है ना, उनको शिकायत। सी बॉक्स का पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ये याद रखना। ये क्या करता है? ये अपना MWCD महिला चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये द्वारा उसको लॉन्च किया गया 2021 में। अब ये एक है ICC, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिनमें महिला बिना किसी हर या झिझक के कहीं भी यौन उत्पीड़न शिकायत, इस बॉक्स पे जाके महिला, भाई कोई महिला के साथ कोई गलत हो रहा है तो वो शिकायत करने के लिए बेझिझक होकर गोपनीयता के साथ सी बॉक्स पे जाकर शिकायत कर सकती है, कि ICC कमेटी के रूप में इसको अनुमति दी गई है। अब सी बॉक्स की विशेषता क्या है? ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, गोपनीयता सुरक्षा मैंने बोला है, शिकायत त्वरित निवारण होती है, यहाँ पे कंप्लेंट करने वाले जल्दी से निवारण होता है, याद रखना सी बॉक्स, है ना। संपूर्ण प्रक्रिया का ऑनलाइन है, सुलभ और निःशुल्क जैसी व्यवस्था इसमें है। अब आगे पढ़ते हैं कि सी बॉक्स का महत्व। वही सी बॉक्स का महत्व क्या है? एक तो यौन उत्पीड़न जो लैंगिक जो एक्ट है, पोस, कौन सा पोस कब आया था? 2013 में आया था, जहाँ पे 10 से अधिक महिला वो पढ़ेंगे अभी, वहाँ पे ये ICIC कमेटी बैठानी कंपलसरी कर गया था। शिकायत दर्ज में आने वाली सामाजिक, मौलिक, मानसिक बाधाएं कम कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह अपन एक वेबसाइट है सी बॉक्स पे जाके अपन महिला कोई बेझिझक होकर अपनी कंप्लेंट कर सकता है, जिसके तहत त्वरित शिकायत निवारण का समाधान किया जाएगा। अब पॉस एक्ट को लागू करना है। अब आगे चलते हैं कि भाई एक्ट कानून आया, साथ साथ में परिवार की भूमिका होनी बहुत ज़रूरी है। परिवार और समाज की महिला के प्रति सकारात्मक दृष्टि होना। आज भी देखो जितने 5339 मामला है, उनमें 5131 मामले में सबसे परिवार वाले लोग हैं, समाज वाले लोग हैं, दोस्त हैं और रिश्तेदारों के आंकड़े सामने आए हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि परिवार वाले ही सबसे ज़्यादा शोषित आजकल रिपोर्टों में देखा गया है। कई बार घटना अपन मीडिया में देखते हैं ना। तो इसी तरह आपको परिवार को सक्षम बनाना, परिवार में सोच के लोगों को बननी पड़ेगी। महिला की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनने वाली बातें प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज में महिला की सुरक्षा प्रति जागरूक आज भी कमी है। गाँवों में जाके देख लो, आज भी गाँवों की महिला, शहरों में तो चलो पढ़ी लिखी है, काफ़ी आगे सी बॉक्स जैसे यूज कर सकती है शिकायत। आज भी गाँवों में महिला अपनी शोषित को दबा के रहती है, किसी को नहीं बोल सकती, ना कंप्लेंट करती है, वो मेंटली, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से परेशान रहती है ना। आगे चलते हैं। कानूनी प्रशासनिक महिला क्या लिए? ये तो पोस्ट है, इस पढ़ेंगे। कानून प्रत्येक आंतरिक शिकायत कमेटी बैठाएगी। गठन क्या है? सख्त कानून, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कड़े दंड, त्वरित उपराधन। सी बॉक्स के बारे में पढ़ लिया है ना, तो यही है। क्या है
ये ऑनलाइन पोर्टल है जो महिला शिकायत निवारण एक उपयोग कर सकते हैं, जिसके आधार पे आईसीआईसी जो कानून है उसको सख्त बनाया जाएगा, है ना। लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जाएगा। उसी तरह ये त्वरित निर्णय लेने में सी बॉक्स काम आएंगे। अपन अब पढ़ते हैं क्या है, ये पढ़ते हैं पोस्ट। देखो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने सीधा विधि लॉ के तहत एग्जाम में थर्ड पेपर के अंदर लिखा हुआ है। अपन पढ़ते हैं सीधा पोस्ट। देखो ये याद रखना, एक बात पूरी तरह से पूरा मैं समझा रहा हूँ, फटाफट याद रखना। ये 2013 में आया था पहली बार, है ना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही कि महिलाएं जो सुरक्षित कार्य वातावरण पड़ता है, कोई भी मान लो कंपनी है 10 से अधिक पुरुष है, यहाँ पे महिला जाती है तो उनको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए ये कमेटी गठन किया गया। यौन उत्पीड़न के मामले में निष्पक्ष जांच का निवारण, है ना, निष्पक्ष निवारण मामला होना चाहिए। अब अगला पॉइंट पोस्ट के, अगला पोस्ट क्या मामला अगला पॉइंट क्या आएगा? देखो ये तो उद्देश्य हो गए दो। अब यौन उत्पीड़न की परिभाषा इसमें क्या यौन उत्पीड़न क्या माना जाएगा? देखो एक तो अश्लील इशारा, यहाँ कोई चित्र दिखा रहा है आपको, इशारा कर रहा है। दूसरा अनुचित यौन टिप्पणियाँ कर रहा है आपके ऊपर, है ना। तीसरा शारीरिक संपर्क या आग्रह की बात कर रहा है। चौथा यौन उपकार के बदले में नौकरी का लाभ जैसे कोई प्रलोभन देके। और पांचवा धमकी या बदला। तो ये इसके अंदर परिभाषा बनाना क्या क्या? अनुचित यौन टिप्पणियाँ, अश्लील इशारों या चित्र, है ना, शारीरिक संपर्क, यौन उपकार के बदले नौकरी का लाभ और धमकी बदला प्रलोभ लालच देना, ये इनका दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं कार्यस्थल पे। क्या होगा? कार्यस्थल पे परिभाषा क्या है भाई? जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे ऑफिस है, कोई भी ऑफिस, एनजीओ, कार्यस्थल पे कौन कौन से आएंगे? जैसे फैक्ट्री, कोई भी संस्थान, है ना, वर्क फॉर होम, है ना, होम। अब आगे ट्रेवलिंग या मीटिंग हॉल, मीटिंग स्थल, है ना। फिर यहाँ एनजीओ, क्या है? एनजीओ। फिर निजी कंपनी, ये याद रखना सारे घटक है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ पे सभी पे ये आईसीआईसी कमेटी नाम है जो पूरी तरह से लागू होती है। इंटरनल कमेटी और कंप्लेंट, ये याद रखना। इंटरनल कंप्लेंट और कमेटी याद रखना, ये फुल फॉर्म। अब ये कहाँ पे लागू होगी? ये तो बता दिया, फैक्ट्री, ऑफिस, एनजीओ, सब जगह लागू। किस समय होगा, कहाँ पे होगा, क्यों होगा? देखो अगर कोई 10 आदमी है, कितने इस कंपनी में 10 है, मान लो एक्स नाम की कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे 10 लोग हैं, कितने? 10 लोग हैं। अगर 10 लोग से भी अधिक हैं तो वहाँ पे एक कमेटी होगा जिसका नाम है आईसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जो ये क्या काम, इसमें कितने लोग होंगे? एक तो वुमेन इसका सदस्य होगा, अध्यक्ष होगी, वुमेन होगी, 2 सदस्य होंगे, और एक कौन होगा बताओ? एक बाहरी सदस्य होगा जो एनजीओ या कानून का विशेषज्ञ रखता हो। और ये कब करेगा? जब सी बॉक्स पे कंप्लेंट होगी, उसका निवारण करने के लिए आईसी जो कंप्लेंट होगी, मान लो ये इस कंपनी ने कोई मान लो निर्णय दे दिया कि नहीं हुआ, तो ये लड़की बोल रही नहीं हुआ, तो इसकी नहीं सुन रही, तो क्या करेंगे? ये सी बॉक्स पे जाके अपनी कंप्लेंट दोबारा कर सकती है। उसी को ये कानून सशक्त बनाने के लिए सी बॉक्स लाया गया है। तो ये और कितने दिन में निर्णय देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें लोग कौन कौन से होंगे? एक वुमेन अध्यक्ष है, 2 और, है ना, कम से कम 2 सदस्य और होंगे, एक बाहरी सदस्य एनजीओ कानून विशेषज्ञ होगा। कितने? 4 हो गए लोग, कितने? 4 सदस्य कमेटी बैठेगी है। अब आगे चलते हैं। इसमें 90 दिन में प्रक्रिया पूरा करना, आईसीआईसी कमेटी को 90 दिन के ये प्रक्रिया पूरी करना। विशेष परिस्थितियों में 3 महीने का विस्तार आगे बढ़ और सकता है, लेकिन 90 दिनों पूरी करना। और फिर 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपती है। 90 दिन के बाद 10 दिनों में रिपोर्ट पूरी तरह से देनी होगी, है ना। रिपोर्ट के आधार पर संस्थान कार्रवाई करेगी। जिस संस्थान में ये मामला हुआ है उस संस्थान को रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी। दंड और सजा का मामला है, क्या है कि अगर कोई अनुशासन दोषी कार्रवाई करता है, एक तो वो एक मुआवजा, है ना, भुगतान, कंपनी द्वारा रिपोर्ट न करने पर जुर्माना, कितना? कंपनी पर कार्रवाई नहीं की, कंपनी के द्वारा आरोप लगाए लेकिन नहीं, उस महिला की नहीं सुनवाई की, कितना? 50,000 का जुर्माना और लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। पीड़ित की पहचान, गोपनीयता, है ना, ये सारी बातें पोस्ट एक्ट। तो आपको ये मोटा मोटा मैंने पोस्ट एक्ट पढ़ा है, आपके थर्ड पेपर में विधि के सीधा लिखा हुआ है यौन उत्पीड़न से। अब यौन उत्पीड़न के संबंधी रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या योजना चलाई है, अपन पढ़ते हैं। देखो राजीव गांधी, पहला क्या है? राजीव गांधी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, जो महिला स्वरोजगार आर्थिक सक्षम बनाना। फिर है वुमेन हेल्प डेस्क, है, जो महिला पुलिस स्टेशन बनाया। तीसरा मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना फॉर वुमेन, याद रखना। चौथी फ्री लीगल एड वुमेन, है ना,
निःशुल्क कानूनी सहायता। 5वां है सेल्फ डिफेंस है ट्रेनिंग, महिलाओं को आत्मरक्षण प्रशिक्षण। और नारी सुरक्षा ऐप, एक है नारी सुरक्षा ऐप और अवेयरनेस कैंपेन। अब महिला सशक्तिकरण में कोई भी कानून आए तो आपको ये सारी योजना लिखनी है। कौन कौन सी योजना? पहली बार राजीव गांधी, आपस पढ़ लेते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजीव गांधी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम याद रखना। दूसरा एक तो है राजीव गांधी, क्या है? राजीव गांधी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, ये याद रखना। दूसरी स्कीम वुमेन हेल्प डेस्क और महिला पुलिस स्टेशन। तीसरा मुख्यमंत्री, क्या है? मुख्यमंत्री त्रित दर्शन योजना, ठीक है ना। चौथा कौन सा है? सेल्फ डिफेंस और ट्रेनिंग, आत्मरक्षण के लिए। फिर नारी सुरक्षा ऐप, नारी सुरक्षा ऐप, ये याद रखना। फिर है अवेयरनेस कैंपेन, महिलाओं के अधिकारों को घरेलू जो उत्पीड़न होती है जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब संदर्भ में पढ़ते हैं भारत सरकार द्वारा क्या क्या लगे उठाई। भारत सरकार ने देखो निर्भया फंड याद होगा आपको, है ना, निर्भया फंड। दूसरा जो पोस एक्ट है वो पढ़ लिया अपन, है ना। फिर एक क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 जो पोस एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न सख्त कानून बलात्कार जैसे सजा का प्रावधान। महिला पुलिस स्टेशन, महिला कांस्टेबल, है ना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वुमेन और वुमेन हेल्पलाइन कितना है? 181। और वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो शक्ति सेंटर नाम से जाना जाता है, वन स्टॉप, जहाँ पे पीड़िता के लिए कानून, मेडिकल, मनोविज्ञान सहायता एक ही स्थान पर दी जाएगी। उसी तरह अपन ये पूरे टॉपिक पढ़ा। सामाजिक जागरूकता, समाज में महिला सुरक्षा, समान प्रशिक्षण, काउंसलिंग, महिलाओं की सुरक्षा, अन्य कदम, महिला सुरक्षा, स्थानीय स्तर पर निगरानी, त्वरित सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट, महिलाओं के आधार पर सुरक्षित यातायात साधन। इस आधार पे अपन पूरे डिस्कशन किया हूँ। ऐसे आए, चाहे जीएस का पेपर आए, चाहे योजना के 5 नाम पूछे, या फिर आपको कोटेशन लिखना हो, या फिर आपको कोई भी योजना आ रही है, क्लाइमेट चेंज का बैकग्राउंड बताया, कहाँ से शुरू हुआ था, अभी क्या लक्ष्य रखा है, ग्लासगो 26 के अंदर पंचामृत क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत के अभी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना स्थान मिला है, इस आधार पर भारत को कितना लक्ष्य पूरा करने क्या करना है, सारे अपने एक एक स्टेप बाय बढ़ा। इस तरह डिस्कशन करने से पूरा दिन पढ़ने वो अलग, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जानकारी पूरी मिलती है। इसीलिए बेसिक डेली आपको इस तरह कंटेंट को फॉलो करना चाहिए। शाम को मैं डेली आपको 2 मिनट सीरीज वाला जो स्टार्ट किया प्रोग्राम, जिसका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लिखने में काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको भूमिका, निष्कर्ष जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नो डाउट इस बार पेपर टाइम पे होने की संभावना है। आप बिल्कुल ध्यान नहीं भटकाए और पूरा एडिटोरियल लास्ट तक जुड़े रहिए। ये एक दिन सुनना काम नहीं, डेली सुनने से आपके आरएस का एग्ज़ाम सामान्यतः सरल होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी मैथ्स लिखने से पहले, पीटी देने से पहले आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम के लिए एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।